Hello students, hope you all are doing study well, and till today in Contract Act we have discussed section 1 to 22. In our last lecture we have discussed free consent which were provided under section 14 to 22. In today's class we are going to discuss here section 23, 24 and 25 which is relevant to lawful object and consideration, विधिपूर्ण उद्देश्य एवं प्रतिफल. To understand this term there are two sections we have to read, section 2D and section 10. Section 2D is relevant to consideration. As I told you when I teach, section 2 is interpretation clause. निर्वचन खंड से संबंधित है. तो सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है और सेक्शन 2D के अंतर्गत कंसिडरेशन की यानी प्रतिफल की परिभाषा दी गई है. जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या नहीं करने के लिए किसी को करने का वचन देता है या प्रविरत रहता है, टू डू समथिंग और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग, नॉन एज कंसिडरेशन. इसी के साथ सेक्शन 10 को पढ़ना है. सेक्शन 10 को हम हर सेक्शन के साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसेंशियल प्रोविजंस कर रहे हैं और सेक्शन 10 ये बताता है कि कौन संविदा करने के लिए सक्षम है, हु इज कैपेबल टू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट. तो जब मैंने सेक्शन 10 पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल होना जरूरी है, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन उसकी एक नेसेसिटी है. तो इसको हम 3 पोर्शन में आज डिस्कस करेंगे. सेक्शन 23 जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन कब होता है और कब नहीं होता है, विधिपूर्ण उद्देश्य एवं प्रतिफल. Section 23 is relevant to this provision. In section 24 we are going to discuss partly lawful object and consideration plus effect. अगर भागतः विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल होता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, इसको हम 2 प्रोविजन में पढ़ेंगे. फर्स्ट इन द रेफरेंस ऑफ इंडियन लॉ एंड द सेकंड इन द रेफरेंस ऑफ इंग्लिश लॉ. इन लास्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 25. सेक्शन 25 ये कहता है कि बिना प्रतिफल के किए गए करार शून्य होते हैं. एग्रीमेंट्स आर वॉइड विदाउट कंसिडरेशन. और इस जनरल प्रिंसिपल को हम कुछ एक्सेप्शन यानी अपवादों के साथ पढ़ेंगे. यानी सामान्य नियम तो यह है कि जब प्रतिफल नहीं होता है तो संविदा शून्य होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें बिना प्रतिफल के भी संविदा वैध होती है और उसके प्रोविजन क्या है ये हम देखेंगे. तो सबसे पहले आता है सेक्शन 23. सेक्शन 23 ये बताता है कि विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल कब होगा या कब नहीं होगा. तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. यानी विधि द्वारा निषिद्ध. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की ये इसेंशियल एलिमेंट है कि विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कोई उद्देश्य या प्रतिफल ऐसा है जो विधि के द्वारा निषिद्ध है, यानी ऐसे कार्यों को करने के लिए स्वयं विधि ने इनकार कर रखा है,
विधि ने उसको बहिष्कृत कर रखा है, तो ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा, और ऐसा कार्य अगर किया जाता है तो उसे लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा। दूसरा आता है डिफीट द एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, विधि के किसी भी उपबंध को निरस्त करने वाला, विधि के किसी भी उपबंध को निष्फल करने वाला, इट इज ऑल्सो इन नेगेटिव फॉर्म। व्हाट इट सेज, विधि पूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल कब होगा, जब वह विधि के किसी उपबंध को विफल करने वाला ना हो। अगर कोई ऐसा कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है जो विधि के उपबंध को ही निष्फल कर देता है, यानी अगर कोई कानून बनाया गया है तो उसका एक पर्पस होता है कि ये कानून इसके लिए बनाया गया है, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उस रूल को तोड़ता है, रेगुलेशन को तोड़ता है, लॉ को तोड़ता है, तो वह लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका थर्ड पॉइंट है फ्रॉडुलेंट। अगर कोई विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल ऐसा है जो कपट से युक्त है, फ्रॉडुलेंट है, कपटपूर्ण है, तो उसे लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉडुलेंट अंडर सेक्शन 17 के अंतर्गत हमने कपट को पहले पढ़ लिया है। कपट क्या होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के आशय से कोई कार्य करता है या करने के लिए प्रेरित करता है तो वह कपट कहलाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का एफर्ट करता है तो उसे लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इसकी फोर्थ सिचुएशन है इंजरी टू द अदर पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ऐसा उद्देश्य बताता है या ऐसी कंसिडरेशन की डिमांड करता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को या उसकी संपत्ति को क्षतिकारित करता है, इंजरी टू द अदर पर्सन और प्रॉपर्टी, तो ऐसे प्रोविजन भी लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे। एंड द लास्ट वन इज इफ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज इमोरल and against the public policy। अब कोई ऐसा कृत्य है जो इमोरल है यानी अनैतिक है और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी लोक नीति के विरुद्ध है, तो ऐसा प्रोविजन लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सेक्शन 23 जो बात करता है वो ये कहता है कि विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए और प्रतिफल होना चाहिए, लेकिन वह कब विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल के अंतर्गत नहीं आएगा, अगर उसको विधि के अंतर्गत निषिद्ध कर दिया गया हो, और दूसरा विधि के उपबंध को विफल करने वाला हो, तीसरा अगर ऐसा उद्देश्य कपट से प्राप्त किया हो, अगर ऐसा उद्देश्य या प्रतिफल किसी व्यक्ति की संपत्ति को और उस व्यक्ति को नुकसान कारित करता हो, या वह अनैतिक हो या लोक नीति के विरुद्ध हो, तो इन सभी परिस्थितियों में इन सच 5 कंडीशन लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज नल। इसको विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल नहीं माना जाएगा। ये 5 कंडीशन है। फिर सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट का एक पोर्शन ऐसा है जो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है, लेकिन दूसरा पोर्शन ऐसा है जो लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के बिना है, विदाउट लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, तो अब ऐसी परिस्थितियों में क्या करें। तो इंग्लिश लॉ ये कहता है कि अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन और
अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है वहां अगर उन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, यानी दोनों को अलग किया जा सकता है, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के संबंध में तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लो और दूसरे के संबंध में इनवैलिड मान लो, यानी उसको लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के रिलेशन में है उसको वैलिड मान लो। लेकिन इंडियन लॉ क्या कहता है? इंडियन लॉ की सेक्शन 24 जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 24, ये कहती है कि चाहे लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन पार्टली हो, चाहे दो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन को अलग किया जा सकता हो और उन्हें लागू करवाया जा सकता हो, लेकिन उस संविदा को पूर्णतया शून्य माना जाएगा, वॉइड। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इंग्लिश लॉ को फॉलो नहीं करता है और वो ये कहता है कि अगर पार्टली यानी भागतः लॉफुल है और कंसिडरेशन है और पार्टली अनलॉफुल और अनकंसिडरेशनफुल है तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, पूरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगी। जबकि इंग्लिश लॉ में क्या होता है, इन दोनों को अलग कर लिया जाता है और अलग अलग तरीके से लागू करवा दिया जाता है और दूसरे को लागू नहीं करवाया जाता है। जबकि इंडियन लॉ ये कहता है कि इसको इफेक्ट में ही नहीं लाया जाएगा अगर वह पार्टली भी अनलॉफुल है। फिर लास्ट आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 जो है वो ये कहता है कि एग्रीमेंट्स आर वॉइड विदाउट कंसिडरेशन, यानी करार बिना प्रतिफल के शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं और उसके लिए कोई अमाउंट डिसाइड नहीं करते हैं तो उसको कंसिडरेशन न होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट नहीं किया जा सकता और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उसको लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। अब ये जो जनरल रूल है इसके सेक्शन 25 में कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, यानी ये सार्वभौमिक नियम नहीं है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब वो अपवाद क्या हैं? तो नंबर 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नैसर्गिक प्रेम व लगाव। अगर कोई व्यक्ति नैसर्गिक प्रेम से, जैसे पिता पुत्र का संबंध, अब अगर पिता ने अपने बेटे को कुछ दिया है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बेटा उसको कंसिडरेशन दे, क्योंकि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। लेकिन इसके कुछ कंडीशन है। सबसे पहला, ये रिटर्न में होना चाहिए। दूसरा, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरा, नियर रिलेशनशिप, यानी इस एक्सेप्शन को लागू करवाने के लिए 3 चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। जब आप नैसर्गिक प्रेम और लगाव के तहत किसी को कोई कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा। लेकिन कब होगा? जब ऐसा एग्रीमेंट रिटर्न में होगा, यानी लिखित में होगा, रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत होगा, और नियर रिलेशनशिप यानी निकटतम संबंधी होना चाहिए। यानी अगर कोई आपका निकटतम संबंधी नहीं है तो चाहे आपने उसको रिटर्न दिया है, रजिस्टर्ड करके दिया है, लेकिन अगर नैसर्गिक प्रेम और लगाव के कारण नहीं है तो इसे सेक्शन 25 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। इसकी दूसरी कंडीशन है वॉलंटरी डूइंग समथिंग। इन द फेवर ऑफ promiser, in the favor of promiser। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में स्वेच्छा से कुछ करने की छूट देता है तो उसको कंसिडरेशन देना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है स्वेच्छया। स्वेच्छा से होना चाहिए ये कृत्य, यानी कपट से, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, कोर्शन से नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये वॉलंटरली होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए। उसने अपनी इच्छा से अगर किसी को, किसी के पक्ष में बिना प्रतिफल के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि ये एक्सेप्शन के अंतर्गत आएगा। तीसरा आता है गिफ्ट। टीपी एक्ट की सेक्शन
122 गिफ्ट को डिफाइन करती है। इसमें ये है, गिफ्ट ये होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छया बिना प्रतिफल के कोई चीज़ देता है तो वो गिफ्ट कहलाती है। जैसे ए ने कहा कि मैं अपना मकान बी को देता हूँ। अब जो उसने ये मकान दिया है इसके लिए इसने कहा मैं गिफ्ट के थ्रू देता हूँ, यानी इसको दान कर दिया है। अब ये जो दान किया है इसके लिए रिटर्न रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन यहां कोई कंसिडरेशन देना आवश्यक नहीं है क्योंकि गिफ्ट इसका एक एक्सेप्शन है। गिफ्ट को कंसिडरेशन से बाहर माना गया है। इसके बाद एक कंडीशन आती है लिमिटेशन ऑफ सूट्स। 1963 का एक लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर एक शेड्यूल दी गई है। उसके अंतर्गत बताया गया है कि किसके संबंध में कोई वाद कितनी अवधि में लाया जा सकता है, यानी टाइम पीरियड है प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। अब ये कह रहा है कि उस लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वाद लाया जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कालावरोधित ऋण, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये टर्म यूज की गई है। अब वो ये कह देता है कि जैसे किसी वाद को दायर करने की प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड उसमें दे रखी लिमिटेशन एक्ट में 3 है, 3 साल दे दी। अब इसने कहा कि मैं रिटर्न में ये कह देता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को या जो ये ऋण मैंने लिया है इसको मैं 3 साल बाद भी चुका दूंगा। तो यहाँ जो उसने सेल्फ रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि मैं 3 साल बाद भी इसको देने के लिए तैयार हूँ, रिटर्न में है, स्वेच्छया है, तो कोर्ट ये मान लेगा कि ये सेक्शन 25 का एक्सेप्शन है और अब वो इसको कंसिडरेशन के एक्सेप्शन में इंक्लूड कर लेगा, यानी लिमिटेशन एक्ट को यहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा। और लास्ट वन आता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब हमने सेक्शन 25 का टाइटल तो पढ़ लिया कि एग्रीमेंट आर वॉइड विदाउट कंसिडरेशन, यानी प्रतिफल होना जरूरी है। अब हमने फिर देख लिया कि कहाँ कहाँ होना जरूरी नहीं है, और इसका एक्सप्लेनेशन 2 जो है सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2 वो क्या कहता है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन यानी अपर्याप्त प्रतिफल के बारे में बताता है। इसे अपर्याप्त प्रतिफल का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनएडिक्वेटेड कंसिडरेशन, मतलब ये कहता है कि जो प्रतिफल होना चाहिए वो एक्चुअली होना चाहिए, वो पर्याप्त है या अपर्याप्त है, ये इसकी सिचुएशन को बदलने में सहायक नहीं है। यानी चाहे कंसिडरेशन इनएडिक्वेट ही क्यों ना हो, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट को नल करने में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये इसकी अपर्याप्तता का सिद्धांत कहा जाता है। तो हमने आज क्या क्या देखा? टुडे वी हैव डिस्कस्ड 3 थिंग्स हियर, सेक्शन 23, 24 एंड 25. 23 is relevant to and read with section 2D, which is the definition of consideration. Read with section 10, who is capable to make a contract. Section 23 is relevant to lawful object and consideration. Section 24 is relevant to partly lawful object and consideration and the difference between Indian law and English law. And the last one, 25th, is relevant to agreements are void without consideration, but this is not the absolute rule. There are some exception of this general rule, and the explanation 2 of section 25 is relevant to inadequate consideration, which is prescribed the principle of inadequate consideration. Thank you.